हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को बहुत ही डिटेल में फुल चैप्टर को कवर करेंगे। एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उन सबको हम बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस फॉर्म करता है और आप अपनी सीनियर क्लासेस क्लास 11th एंड 12th में इन चैप्टर्स को दोबारा से बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले हम समझेंगे कार्बन के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे, साथ में हम कोवेलेंट बॉन्ड को देखेंगे। उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड सम एग्जांपल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स हम इन मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को समझेंगे। साथ में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। उसके बाद हम डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस इन सब को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स को, इनकी प्रॉपर्टीज़ को। उसके बाद हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन को पढ़ेंगे। साथ में हम हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में समझेंगे जिसमें हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। हम उसके बाद अल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस को पढ़ेंगे। देन वी विल डिस्कस द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जिसमें हम प्रीफिक्स, सफिक्स, वर्ड रूट इन सबको समझेंगे और साथ में हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वी विल डिस्कस हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। Then we will discuss the homologous series. After that we will study structural isomerism. उसके बाद हम some important carbon compounds को डिटेल में पढ़ेंगे। Then we will discuss the chemical properties of carbon compounds जिसमें हम combustion, oxidation, addition reaction, substitution reaction को पढ़ेंगे। And at last we will discuss soap and detergent plus hardness of water. तो चलिए शुरू करते हैं। Our first topic is about carbon and its electronic configuration. Let's first discuss about some general knowledge about carbon. So carbon is a very versatile element. In earth crust it is just present in 2.02% and it is found in the form of minerals. हमारे earth crust में कार्बन केवल 0.02% ही प्रेजेंट है और साथ में ये मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाता है। एट द सेम टाइम एटमॉस्फेयर में इसका जो परसेंटेज है वो 0.03% है। डिस्पाइट इतने कम परसेंटेज के बावजूद कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्योंकि ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। कार्बन के बहुत ही सारे कंपाउंड्स होते हैं और जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं वो कार्बन बेस्ड ही हैं। सो आखिर कार्बन की ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको समझने के लिए हमें पहले कार्बन के एटम को समझना होगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना होगा। तो चलिए समझते हैं। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड सम बेसिक्स अबाउट कार्बन एटम एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें पता है द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हमारे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहाँ पे मैंने एटम ड्रॉ किया है तो ये हमारा कार्बन का एटम है जिसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड एल शेल में हमारे पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। हमने पढ़ा था वी ऑल नो दैट एटम्स टेंड टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल, डुप्लेट और ऑक्टेट टू गेन स्टेबिलिटी। हर एक एटम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने आउटर शेल को, अपने वैलेंस शेल को फुल करना चाहता है, या तो डुप्लेट करके या फिर ऑक्टेट करके। हमने अपने पिछले चैप्टर्स में ये पढ़ा है कि इसलिए काफ़ी सारी जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करते हैं सो दैट दे कैन फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, वो अपने कंपाउंड बना सकें और अपने आउटर शेल को फुल कर सकें। सो कार्बन भी स्टेबल होने के लिए अपने ऑक्टेट को फुल करना चाहता है। सो इन दिस केस कार्बन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। इट ओनली हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। नाउ इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी कार्बन के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। बट कार्बन कैन नॉट गिव 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि न्यूक्लियस के लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी कि वो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को भी होल्ड करके रखे। जैसे मैं समझाऊं, हमारे जो कार्बन का न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन्स भी हैं एंड न्यूट्रॉन्स भी हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। हमारे पास यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स एट प्रेजेंट हमारे पास 6 हैं। ठीक है, लेकिन अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, दैट मीन्स हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 10 और हमारे पास प्रोटॉन्स तो केवल
6 हैं, दैट मीन्स 6 पॉजिटिव चार्ज और 10 नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, इसलिए बैलेंस बिगड़ जाएगा और ये जो चार्जेस है वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए कार्बन 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर पाएगा। सो अगर हम लॉस करने की बात देखें तो कार्बन कैन नॉट लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए कार्बन को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी जो कि उसके पास है नहीं, इसलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ भी नहीं कर सकता। अगर लूज़ करता तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए कार्बन के पास दोनों ऑप्शंस नहीं है, ना वो गेन कर सकता है ना लॉस कर सकता है। सो आखिर कार्बन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा? सो हाउ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड? तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कोवलेंट बॉन्ड्स का। कोवलेंट्स बॉन्ड में कोई इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस नहीं होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को हम शेयर करते हैं। शेयर कैसे करते हैं वो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, कार्बन शेयर्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। ठीक है, या तो कार्बन अपने ही एटम्स के साथ, अपने नेचर्स वाले एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगी या फिर अदर एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, दीज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ एटम्स एंड इन दिस वे बोथ एटम्स अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ओके, सो लेट्स डिस्कस द एग्जाम्पल्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। एग्जाम्पल्स को हम समझ करके कोवलेंट बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, कैसे बनते हैं, इन सबको हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1, दैट मीन्स इसके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके आउटर शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा 1 ही हो जाता है क्योंकि के शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। सो नाउ हाइड्रोजन नीड्स 1 more इलेक्ट्रॉन टू फिल इट्स के शेल टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ ऑफ हीलियम। अगर इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और ये एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। जैसे हमारे पास हीलियम का एटम है, उसके जो डुप्लेट है वो कंप्लीट है, वो इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्टेबल गैस है। सो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने ही एक एटम के साथ, मान लीजिए एक दूसरा हाइड्रोजन का भी एटम है, उसके पास भी सेम प्रॉब्लम है कि उसको भी अपने डुप्लेट को कंप्लीट करना है, तो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। जैसे मान लीजिए इस हाइड्रोजन ने और इस हाइड्रोजन ने अपने दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने साथ में रखा। ठीक है, एक्चुअली कोवलेंट बॉन्ड बनाते वक्त होता क्या है कि ये जो दोनों एटम्स हैं वो इतने ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं कि इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो इस हाइड्रोजन के शेल में चक्कर काटने लगता है न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आकर के, और साथ में अपने ही एटम के चारों तरफ भी चक्कर काटता है। एट द सेम टाइम जो दूसरा हाइड्रोजन था उसका इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के इन्फ्लुएंस में आकर के इसके शेल में भी चक्कर काटने लगता है और इसकी वैलेंसी पूरी करता है, और साथ में अपने एटम के लिए भी ये चक्कर काटता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो वैलेंस शेल्स हैं वो ओवरलैप होने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसके इन्फ्लुएंस में भी घूमता है और इसके इन्फ्लुएंस में भी घूमता है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। इसके सर्कल में देखिए अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दैट मीन्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके शेल में भी घूम रहे हैं और साथ में इस हाइड्रोजन के लिए भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर भी घूम रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड एंड दैट्स वाई द सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड्स बनती हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हमारे सेकेंड एग्जाम्पल पे, विच इज़ द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, पहले देखते हैं क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8 एंड 7। हमारे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया एटम का। के शेल में हमारे पास 2, एल शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है और एम शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब क्लोरीन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन को एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल को यहाँ पे उठा करके ले लिया, क्योंकि हमारे जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं वही जो बॉन्ड्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए हमें केवल आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है उसी को देखना है। मान लीजिए मैंने इसके आउटर मोस्ट शेल को उठाया और साथ में एक और क्लोरीन का एटम है
जिसके पास भी सेम प्रॉब्लम है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो दोनों ने डिसाइड किया वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, ठीक है। दे हैव शेयर्ड 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड। एक्चुअली इस केस में भी वही हो रहा है कि ये दोनों एटम्स आपस में इतने पास में आ गए हैं कि दोनों की जो वैलेंस शेल है वो ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। इस क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस क्लोरीन के लिए इसके शेल में चक्कर काट रहा है और साथ में इसका इलेक्ट्रॉन तो काट ही रहा है चक्कर। दैट्स वाई इसका जो वैलेंसी है वो पूरी हो जाती है, 8 हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली इस क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले क्लोरीन के लिए इस शेल में चक्कर काटने लगता है, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसकी 8 वैलेंसी पूरी हो गई। और अगर हम इस सर्कल को कंसिडर करें तो यहाँ पे भी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। और सिंस यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड, सो हमारे पास क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड एग्जाम्पल विच इज़ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा के वाले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट एंड गेन एंड अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए इसको 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसके आउटर शेल को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और साथ में एक और ऑक्सीजन का एटम है, दूसरा ऑक्सीजन का एटम, जिसके आउटर शेल को मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है, वैलेंस शेल को। अब ये दोनों डिसाइड, सिंस दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेगा बीच में और साथ में ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स बीच में रखेगा, ठीक है। सिंस यहाँ पे अब 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर शेयर्ड हो रहे हैं इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स 1 बॉन्ड। सो यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पे अगर आप इसके सर्कल में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे इस और इस इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी पहले से 4 थे और 2 तो इसने बीच में रखा है, ठीक है। सो इट वाज जस्ट अ माइनर मिस्टेक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे हम अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को देखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 7 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 and 5, ठीक है। यहाँ पे हमारे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड एल शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। सो नाइट्रोजन नीड 3 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट एंड अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए हमारे पास और 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो मान लीजिए मैंने इसके आउटर शेल को यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब ये पहला नाइट्रोजन का एटम और ये दूसरा नाइट्रोजन का एटम, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहेंगे और दोनों अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रखेंगे, ठीक है। इसने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, इसने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। एक्चुअली जितनी इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है वो उतने इलेक्ट्रॉन से शेयर करते हैं। अगर आप इसकी सर्कल को काउंट करेंगे तो आप देखेंगे इसके पास अब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर इस नाइट्रोजन के सर्कल को कंसिडर करेंगे, इसके शेल को अगर आप देखेंगे तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है कि बॉन्ड बनाते वक्त ये एटम्स इतने क्लोज आ जाते हैं कि इनकी जो वैलेंस शेल है वो आपस में ओवरलैप करती है। ओवरलैप करने की वजह से इस वाले नाइट्रोजन एटम की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसकी वैलेंस शेल में भी चक्कर काटने लगते हैं और इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं और साथ में इसकी तो ये चक्कर काटते ही हैं। और इस वाले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स इसकी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करते हैं क्योंकि इसके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में इस वैलेंस शेल के चक्कर काटते हैं, ओके। अब सिंस यहाँ पे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं इसलिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, 1 2 3। नाउ वी विल डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। अब चलिए कार्बन के पास। अब हमने देखा था कि कार्बन का जो वैलेंस शेल है उसमें बाहर वाले जो सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन के एटम को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी तो कार्बन ने इसके साथ 1 शेयर किया, ठीक है। इस वाले हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी तो कार्बन ने इसके साथ भी एक बॉन्ड बनाया और इसके साथ भी और इसके साथ भी सेम। सो यहाँ पे देखिए
अगर आप कार्बन के सर्कल को देखेंगे, कार्बन के इस वैलेंस शेल को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। और अगर आप हर हाइड्रोजन को देखेंगे, इस हाइड्रोजन के सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी भी डुप्लेट पूरा हो गया। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, तो यहाँ पे बन रहे हैं हमारे पास सिंगल सिंगल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे मीथेन के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन है। मीथेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मार्श गैस विच इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल एंड एज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी एंड बायोगैस। ठीक है, ये इसको हम मार्श गैस भी कहते हैं और ये एक मेजर कंपोनेंट है सीएनजी एंड बायोगैस का। नाउ वी शुड डिस्कस दी 6th एग्जाम्पल विच इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर विच इज़ S8। इसका आप बस स्ट्रक्चर समझ लीजिए, इसको इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ S8 मॉलिक्यूल, जो कि कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू ही बनता है। यहाँ पे हर एक S एटम अपने चार इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं हर एडजेसेंट सल्फर के एटम के साथ में, और एक रिंग स्ट्रक्चर बन रही है। यहाँ पे आप हर एक सल्फर के एटम को देखेंगे तो इसकी यहाँ पे जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और सारे में ऐसा है, इसलिए इन्होंने इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है सो दैट सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो। अब हमारे पास हमारा 4th टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड्स। हमने आयनिक बॉन्ड्स में पढ़ा था जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को या तो हम गेन करते हैं या लूज करते हैं। ठीक है, उसमें और ये आयनिक बॉन्ड्स हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बनता है, इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। बट कोवलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंस नो चार्ज आयंस आर फॉर्म। हमने ऊपर देखा कोई भी चार्ज आयंस नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन से शेयर हो रहे हैं, इसलिए इनके पास कोई फ्री चार्जेस नहीं है और इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। नाउ द 5th टॉपिक इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब हम कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी बाय विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म एंड ईच फॉर्म हैज़ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। एलोट्रॉपी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से एलिमेंट्स डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मोर देन वन फॉर्म एंड ईच फॉर्म, और हर एक फॉर्म के पास अपनी खुद की एक डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। जैसे डायमंड, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल डायमंड ग्रेफाइट, यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो डायमंड भी कार्बन से बना हुआ है, ग्रेफाइट भी कार्बन से ही बना हुआ है, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। सो एलोट्रॉपी यही कहता है कि एक जो एलिमेंट है वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, जिसके पास उसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। सबसे पहले हम डायमंड को समझेंगे। डायमंड का जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। यहाँ पे जो कार्बन एटम है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है और ये सारे एक दूसरे के साथ क्लोजली लिंक्ड होते हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, और इस स्ट्रक्चर की वजह से ही जो डायमंड है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड और कॉम्पैक्ट होता है। सो प्रॉपर्टी इज़ दैट डायमंड इज़ वेरी हार्ड एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी एंड फ्री नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं मूव करने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट होगी? इसलिए डायमंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। डायमंड जो है वो कलरलेस और ट्रांसपेरेंट होता है। आपको डायमंड में ये बात याद रखना है कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट की वजह से ये बहुत ही हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी अरेंजमेंट इस फॉर्म में होती है। अगर हम यूजेस देखें तो इट इज़ यूज्ड एज अ कटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इन मेकिंग ऑफ ज्वेलरीज। नाउ वी विल डिस्कस ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है जिसमें
ये हेक्सागोनल रिंग में कार्बन का जो कंपाउंड है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 6 कार्बन के एटम्स हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में होते हैं। और यहाँ पे कुछ और डिटेल दे रखा है, जैसे हर इन 2 एटम्स के बीच में 0.14 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है। साथ में ये सारे जो है हमारे कार्बन एटम्स हैं, और जो हमारे ये स्ट्रक्चर है वो लेयर बाय लेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और इन दोनों लेयर्स के बीच में 0.34 नैनोमीटर का गैप होता है। और दिस अब सिंस ये दोनों आपस में इंटरैक्टेड तो हैं ही, अटैच तो है, और क्यों है, ये वंडर वॉल बॉन्ड्स की वजह से है। ठीक है, ग्रेफाइट इज अ mineral composed of stacked sheets of carbon atom with a hexagonal crystal. It is the most stable form of pure carbon under standard conditions. Graphite is very soft, has low specific gravity, is relatively non-reactive and has high electrical and thermal conductivity. सिंस अपने इस स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे जो इसके एंड्स हैं वो फ्री है, और सिंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर सकते हैं, इसलिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है और डायमंड नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी को देखेंगे, सो इट इज़ लाइटर देन डायमंड एंड इज स्लिपरी। ये स्लिपरी फॉर्म में होता है क्योंकि लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, इसलिए स्लिपरी होता है। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ ग्रेश ब्लैक इन कलर एंड इट्स ओपेक। ओपेक का मतलब इसके आजू बाजू लाइट पास नहीं हो सकती। यूजेस यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा ग्रीस, ऑयल्स, जो ग्रीसिंग के लिए हम जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं वो भी ग्रेफाइट का ही बना होता है, क्योंकि लेयर्स, ग्रेफाइट की जो लेयर्स है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो सकती हैं, इसलिए वो स्लिपरी होती हैं। दैट्स वाई वी यूज़ इट एज अ लुब्रिकेंट एज वेल। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सेल एंड टू मेक द कोर ऑफ पेंसिल। हम पेंसिल की कोर बनाने के लिए भी ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। हमारे पास जो थर्ड एलोट्रॉप है वो है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस कार्बन एटम से बना हुआ होता है। यहाँ पे फ्लोरेंस में टोटल 60 कार्बन एटम्स होते हैं, और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और साथ में यहाँ पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एंड पेंटागन का स्ट्रक्चर दोनों ही मिलता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 6 कार्बन एटम इस अरेंजमेंट में, हेक्सागन के अरेंजमेंट में जुड़े हुए हैं, बट साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पेंटागनल स्ट्रक्चर भी है जहाँ पे 5 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं। इट्स मोर रिजेंबल लाइक अ फुटबॉल। यहाँ पे फुटबॉल की तरह ये स्ट्रक्चर हमें मिलता है फ्लोरेंस का। सो फ्लोरेंस वॉज नेम्ड आफ्टर द बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ये एक साइंटिस्ट है जिनके नाम के आफ्टर हमने इस मॉलिक्यूल को नाम दिया है फ्लोरेंस। और यहाँ पे हमारे पास 60 कार्बन के एटम्स होते हैं। 60 कार्बन के एटम से ये बना हुआ होता है मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड। इट इज़ फर्स्ट नोन एज फ्लोरेंस एंड वॉज एंड हैव 660 कार्बन्स विच कंटेन 60 कार्बन एटम्स। नाउ we should move to the next topic which is the versatile nature of carbon। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। आखिर अभी हमने देखा कि कार्बन इतने डिफरेंट अरेंजमेंट्स शो क्यों करता है, इसके इतने सारे डिफरेंट एलोट्रॉप्स एंड कंपाउंड्स क्यों हैं। तो इसकी इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से कार्बन इतने सारे डिफरेंट कंपाउंड्स एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना पाता है। फर्स्ट इज द कैटिनेशन। Carbon has a self-linking property in which carbon atoms link through covalent bonds to form long, straight और branched chains and rings। ठीक है, यहाँ पे जो कैटिनेशन है वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू कार्बन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को शो करता है। कार्बन आपस में बहुत ही लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं और जुड़े हुए होते हैं। Carbon shows maximum catenation in the periodic table due to its small size and strong carbon to carbon bond। अपनी स्मॉल साइज और स्ट्रॉन्ग कार्बन टू कार्बन बॉन्ड की वजह से ये सबसे ज़्यादा कैटिनेशन शो करता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ कार्बन। सेकेंड इज द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावेलेंसी का मतलब कार्बन के आउटर शेल में जो वैलेंस शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट मीन्स इसकी वैलेंसी 4 है। कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, हेंस its valency is 4, that is it is capable of bonding or pairing with 4 other carbon atoms or with atoms of some other monovalent elements like hydrogen, halogen etc। कार्बन की टेट्रावेलेंसी होने की वजह से कार्बन जो है वो 4 अलग अलग एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, या फिर अपने ही कार्बन एटम के साथ ये बॉन्ड बना ले। सो इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि किसके साथ ये बॉन्ड बनाना चाहता है। साथ ही में द थर्ड
property is the tendency to form multiple bonds. Carbon can form multiple bonds. Due to its small size, carbon has a strong tendency to form multiple bonds. जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मैंने आपको बताया कि सिंगल बॉन्ड ये होता है, डबल बॉन्ड ऐसा होता है, ट्रिपल बॉन्ड दिस। ट्रिपल बॉन्ड में हम 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं और यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। सो कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स by sharing more than 1 electron pair with its own atom or with the atoms of oxygen or nitrogen। ये अपने एटम्स के साथ ही शेयर कर सकता है या फिर ये दूसरे एटम के साथ भी शेयर कर सकता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर कार्बन के पास 4 वैलेंसी है तो वो अपने ही एटम के साथ 4 बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता? ये नहीं बना सकता क्योंकि एटम्स एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाते हैं कि एक दूसरे को रिपल करने लगते हैं। इसलिए मैक्सिमम बॉन्ड दैट कार्बन कैन मेक विद द अदर कार्बन इज ओनली ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इन्हें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है और लर्न भी करना है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। नाउ आवर 7th टॉपिक इज हाइड्रोकार्बन। So a compound made up of hydrogen and carbon only is called hydrocarbon, and organic compounds are the compounds of carbon and are called organic compounds। ठीक है, जो भी हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन के कंपाउंड्स ही होते हैं। सो वी शुड डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। So compounds of carbon which are linked only by single bond between the carbon atoms are called saturated carbons। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे देखिए सारे में सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, और सैचुरेटेड कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन का जो टाइप है उसको हम बोलते हैं एल्केन्स। Second is unsaturated. So compound of carbon having double or triple bond between their carbon atoms। कार्बन एटम्स के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होती हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड अपीयर हो गया इस कंपाउंड में, या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। सो ऐसे कंपाउंड्स को हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए हमारे पास 2 टाइप्स है, अल्कीन्स जिसमें हम डबल बॉन्ड देखते हैं और अल्काइंस जिसमें हम ट्रिपल बॉन्ड्स देखते हैं कार्बन और कार्बन एटम के बीच में। सो नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट दी अल्केन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, सबसे पहले अल्केन्स को देखते हैं। The hydrocarbon in which all the carbon atoms are linked by only single covalent bonds and are called alkenes और paraffins। हम alkenes को paraffins भी कहते हैं। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। इसको अभी मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे जो ये n है, where n is the natural number 1 2 3 up to so many। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे n को 2 लिया है और अगर मैं इस n को इस फॉर्मूले में फिट करूँ तो ये बन जाएगा C2H2 × 2 + 2 विच इज़ C2H6। यहाँ पे 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन मुझे मिलेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखूँ, सो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, जब अल्केन्स का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड होना, दैट मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और साथ में कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। अगर कार्बन के साथ कोई और एटम नहीं लगा हुआ है तो आप अल्टीमेटली समझ जाना कि बाकी जो उसकी जो वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन ही फिल कर रहा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन भाई भाई हैं, दैट मीन्स ये आपस में बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं। नाउ अल्कीन्स, those unsaturated hydrocarbons which have at least one double bond along with single bonds are called alkenes और olefins। हम alkenes को olefins भी कहते हैं। alkenes में क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो हो, अगर लेकिन एक भी डबल बॉन्ड आ गया उस पूरे कंपाउंड में तो उसे हम alkenes कहते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अगर मैं यहाँ पे लेट्स n को अगर मैं 3 लूँ तो मेरे पास 3 कार्बन के एटम हो जाएंगे और हाइड्रोजन के मेरे पास 6 एटम हो जाएंगे। ठीक है, 2 3 = 6। अगर मैंने इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ किया तो 3 कार्बन पहले मैंने ड्रॉ किए, उसके बाद मुझे हाइड्रोजन सेटिस्फाई करना है। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन बनाया 1 2 3, इसकी यहाँ पे 4 वैलेंसी पूरी हो गई। इस कार्बन के लिए यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आ गया तो 1 2 3 4 इसकी भी वैलेंसी पूरी हो गई।
और इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसकी भी पूरी वैलेंसी पूरी हो गई। ठीक है, तो अल्कीन्स में आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर पूरे कंपाउंड में कहीं भी एक सिंगल बॉन्ड आ जाए तो उसे हम अल्कीन्स कहेंगे, और इसका जनरल फॉर्मूला ये है। ये जनरल फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। थर्ड इज अल्काइन, those unsaturated hydrocarbons which have one or more triple bonds along with the single bonds are called alkynes। जनरल, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस का 2। यहाँ पे अगर एक ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए पूरे कंपाउंड में तो उसे हम अल्काइंस कहते हैं। यहाँ पे जो n है वो ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है ट्रिपल्स और डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन तो होने ज़रूरी हैं। आपने एक बात नोटिस किया कि जैसे जैसे हम अल्केन्स और अल्काइंस पे मूव ऑन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हमारे पास कम होते जा रहे हैं। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वही होते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, इसलिए कार्बन को अपने दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड में होना पड़ता है। क्योंकि अगर हम अल्केन में देखें तो हर एक कार्बन के पास इनफ हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, बट जैसे जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे जैसे 2 हाइड्रोजन्स कम हो गए तो इसको डबल बॉन्ड बनाना पड़ा। यहाँ पे हाइड्रोजन की और कमी हो जाएगी, इसलिए कार्बन और कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे एक दूसरे के साथ में, और एक एक हाइड्रोजन इनको अवेलेबल है। ओके, सो यहाँ पे हमारा अल्कीन्स एंड अल्काइंस ये तीनों टॉपिक कवर होता है। नाउ वी शुड सी द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब हम हाइड्रोकार्बन्स के IUPAC नोमेनक्लेचर को देखेंगे। कार्बन अपने इन वर्सेटाइल नेचर की वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। अब उन कंपाउंड्स को हम डिफरेंट नेम्स तो नहीं दे सकते, इसलिए हमने एक रूल बनाया है जिसकी हेल्प से हम कार्बन को, जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनको नाम देते हैं। ठीक है, सो ये हमारा है रूल टेबल। सबसे पहले हमें ध्यान में रखना होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन्स इन अ चेन। कार्बन के चेन में कितने नंबर्स हैं वो हमें वर्ड रूट बताता है। जैसे अगर एक कार्बन है तो हम वर्ड रूट यूज़ करेंगे मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हम हेक्स यूज़ करते हैं, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट एंड 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक। तो ये हमारे वर्ड रूट हैं और इसको आपको लर्न करना होगा, तभी आप नेमिंग कर पाएंगे। वर्ड रूट के बाद हमें देखना होता है प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स में हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स या फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में हमें ये बताता है कि जो हमारा कंपाउंड है वो किस नेचर का है, साइक्लिक है या फिर बाईसाइक्लिक है, मतलब ये रिंग स्ट्रक्चर का है या कैसा है। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताता है कि हमारे जो मेन कार्बन की चेन है उसमें कोई साइड चेन लगा हुआ है या कोई सब्स्टिट्यूएंट्स है, या फिर हमारे पास कोई हेलोजन का ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि हेलोजन्स हम एज अ प्रीफिक्स ट्रीट करते हैं, या फिर कोई अल्काइल ग्रुप जैसे हमारे साइड चेन्स हैं। सो ये हमें बताता है प्रीफिक्स के बारे में। देन सफिक्स। सफिक्स हमारा ये भी 2 टाइप का होता है, प्राइमरी सफिक्स या फिर सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है कि किस तरीके के बॉन्ड हैं कार्बन और कार्बन के एटम के बीच में। उस हिसाब से अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लगाते हैं एज ए सफिक्स, अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन लगाते हैं। और सेकेंडरी सफिक्स हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप हमेशा जो नेम है उसके लास्ट में ही आता है। So what is a functional group? An atom or groups of atom that makes a carbon compound reactive and decides its chemical property is called a functional group। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इनको हम सफिक्स की तरह यूज़ करते हैं और इनका सफिक्स हमारे पास क्या होता है। अल्कोहल के लिए हम ओल यूज़ करते हैं, एल्डिहाइड के लिए हम अल यूज़ करते हैं, और कीटोन के लिए हम ओन यूज़ करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम ओइक एसिड यूज़ करते हैं। और इनका जो फॉर्मूला होता है, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अल्कोहल के लिए OH, एल्डिहाइड के लिए हमारे पास ये ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H, कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O, और इसके दोनों साइड में हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो लगे हुए होते हैं, मतलब यहाँ पे भी कोई कार्बन का कंपाउंड लगा हुआ होगा, यहाँ पे भी कोई कार्बन की चेन लगी हुई होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ये जो बॉन्ड यहाँ पे छोड़ा गया इसका मतलब यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। एंड हम ये जो हेलोजेंस हैं इन्हें हम
सेकेंडरी सफिक्स की तरह मतलब प्रीफिक्स की तरह हम यूज़ करते हैं। ओके, सो नेमिंग करने के लिए हमको 3 बातें ध्यान रखनी है। हमें पता होना चाहिए वर्ड रूट, उसके बाद हमें अपने प्रीफिक्स को देखना है। प्रीफिक्स में हमें या तो ये अभी के लिए हमें नहीं समझना, ये अब हायर क्लासेस में समझोगे। हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स पे ध्यान देना है जिसमें हमें हेलोजन ग्रुप्स को देखना है या फिर कोई साइड चेन को देखना है। सो फर्स्ट वी नीड वर्ड रूट, देन आर सेकेंडरी सफिक्स एंड देन प्रीफिक्स। उसके बाद हमें देखना है सफिक्स। जो पहले आए उसे प्रीफिक्स कहते हैं, जो बाद में आए उसे हम सफिक्स कहते हैं। सफिक्स में हमें प्राइमरी सफिक्स देखना है। प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है नेचर ऑफ बॉन्ड एंड सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। ओके, सो एट लास्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड वर्ड रूट, देन यहाँ पे हमारे पास प्रीफिक्स आएगा और एट लास्ट हमारे पास आएगा सफिक्स। सो इसकी हेल्प से हम नेमिंग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम सबको ध्यान से समझेंगे। पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देती हूँ हाइड्रोकार्बन को नेम करने के लिए। पहला स्टेप होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी गिवन कंपाउंड में आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। इन अ केस ऑफ ब्रांचिंग, अगर कहीं पे ब्रांचिंग हो रही हो तो वैसे में आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना होगा। सेकेंड स्टेप होता है डू द नंबरिंग इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन सच अ वे सो दैट द फंक्शनल ग्रुप, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, साइड चेन इज क्लोजर टू द फर्स्ट कार्बन। आपको इस वे में नंबरिंग करना है सो दैट कि आपका फंक्शनल ग्रुप या फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड और साइड चेन रिस्पेक्टिवली फर्स्ट कार्बन एटम से पास में हो। देन हम अपना रूल यूज़ करेंगे, अपना वर्ड रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स वाला रूल। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल से अब आपको समझाती हूँ। हमें अपने स्टेप्स को यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें कंपाउंड दे रखा है। पहले हम देखेंगे सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन अ गिवन कंपाउंड। यहाँ पे हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना है। अभी हमें सिंस यहाँ पे कोई ब्रांचिंग हो नहीं रही तो हमारा यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। हमें नंबरिंग तब करना होता है जब हमें अपने कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड दिखे या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप दिखे या फिर साइड चेन्स दिखे। तो सिंस मेरे इस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह नहीं दिख रहा तो नंबरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली मूव करेंगे अपने थर्ड रूल पे, विच इज़ राइट द वर्ड रूट, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। हमारा वर्ड रूट है, यहाँ पे 3 कार्बन हमारे पास है तो हम लिखेंगे प्रॉप। प्रीफिक्स हमारे पास कुछ नहीं है। प्रीफिक्स क्योंकि यहाँ पे कोई साइड चेन नहीं है, कोई हेलोजन ग्रुप नहीं है तो हमारे पास कोई प्रीफिक्स नहीं है। तो हमारे पास 2 काम रह गए, वर्ड रूट लिखना है और सफिक्स लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखा प्रॉप विच इज़ वर्ड रूट एंड सफिक्स में सिंस हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे एन, प्रॉप एन। सो ये हमारा बन गया नाम। ये प्रॉप हमारा वर्ड रूट है एंड एन हमारा सफिक्स है और ये हमारा प्राइमरी सफिक्स है। ठीक है, अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पे हमें पहला स्टेप क्या था, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यहाँ पे सिंस कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं हो रही तो यही मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ठीक है, सेकंड में हमें करना था अगर कहीं पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप दिखे तो नंबरिंग करो। नंबरिंग ऐसे करो सो दैट कि आपका जो डबल बॉन्ड है वो पहले कार्बन से पास में हो। मान लीजिए मैंने नंबरिंग किया 1 2 3। ठीक है, सो अगर डबल बॉन्ड आप देखेंगे तो ये पहले कार्बन से नज़दीक में है। अगर मैं नंबरिंग इस कार्बन से शुरू करूँ 1 2 3 तो आप देखेंगे कि इस बार जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड कार्बन पे आ रहा है, लेकिन जिसमें पहले आए हमें वो नंबरिंग फॉलो करना है। तो मेरा नीचे वाला नंबरिंग सही है, इसलिए मैं यहाँ पे अब अपने थर्ड रूल पे आऊँगी जहाँ पे मुझे लिखना है थर्ड स्टेप पे वर्ड रूट। यहाँ पे मेरे पास 3 कार्बन है तो मैं लिखूँगी प्रॉप। यहाँ पे कोई सफिक्स नहीं है, सफिक्स में मतलब कोई हेलोजन का ग्रुप नहीं है या फिर कोई ब्रांच नहीं है तो मैं अपने जाऊँगी प्रीफिक्स नहीं है तो हमें जाना है सफिक्स पे। ठीक है, सफिक्स बताता है कि हमारा कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है। यहाँ पे सिंस डबल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे इन। तो ये हमारा नेम हो गया प्रॉप इन। ये हमारा सफिक्स का पार्ट है और ये हमारा वर्ड रूट। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स पहले डिटेल में समझा रही हूँ सो दैट आप समझ पाए। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे फिर से हमारे पास एक डबल बॉन्ड अपीयर हो रहा है, इसलिए हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के लिए हमें
या तो हम ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं या फिर हम ऐसे कर सकते हैं। दोनों तरफ से देखोगे आप, अगर ऊपर वाली नंबरिंग को देखोगे तो भी हमारा जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड कार्बन पे आ रहा है और यहाँ से भी सेकंड कार्बन पे ही आ रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट कार्बन से पास में है। इसलिए आप कोई भी रूल, नीचे वाली या ऊपर वाली कोई भी नंबरिंग फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे हमें पोजीशन भी मार्क करना होता है। आप चाहें तो आप इसे लिखेंगे prop 1 इन, क्योंकि पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा था इसलिए, लेकिन आप 1 को ड्रॉप करके डायरेक्टली प्रोपीन भी लिख सकते हैं। बट इन दिस केस व्हाट वी हैव टू राइट, यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन है तो हम वर्ड रूट यूज़ करेंगे ब्यूट। प्रीफिक्स हमें यूज़ नहीं करना क्योंकि प्रीफिक्स कोई दिया ही नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली आएंगे वर्ड रूट पे। साथ पे हमारे पास अब सफिक्स डालना है, यानी नेचर ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड है और कितने पोजीशन पे है, दूसरे पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे ब्यूट 2 इन। तो हमारा ये नाम हो गया ब्यूटीन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन्स नहीं लिखे हुए हैं क्योंकि अगर आपको कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है तो जितने हाइड्रोजन्स अवेलेबल, आई मीन इनको चाहिए उतने दे दीजिए। जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी को पूरा करेंगे तो मैंने डायरेक्टली CH3 लिख दिया। यहाँ पे 2 बॉन्ड ऑलरेडी फिल है तो यहाँ पे CH2 हम लिखेंगे। यहाँ पे 3 कार्बन ऑलरेडी है तो यहाँ पे एक H ऐड कर दे दीजिए, या फिर यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3। अब यहाँ पे सिंस ब्रांचिंग एक ब्रांच में मिल गया, इसलिए हमें पहला जो हमारा स्टेप था, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन चेन हमें सिलेक्ट करना है। या तो हम 1 2 3 4 ये वाला कार्बन चेन सिलेक्ट कर लें या फिर हम ये वाला सेलेक्ट कर लें। सिंस नंबरिंग करने में आसानी हो तो मैं ये कार्बन चेन को सेलेक्ट करूँगी। और अब चलिए अब नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4। अगर मैं इस नंबरिंग को फॉलो करूँ तो तीसरे नंबर पे मेरा जो अल्काइल ग्रुप है वो मुझे दिख रहा है। अगर मैं ऊपर नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 तो यहाँ पे 2 नंबर, सिंस 2 नंबर पहले कार्बन से पास में है इसलिए हम ऊपर वाले नंबरिंग को फॉलो करेंगे और लिखेंगे। अब हमारे पास सिंस प्रीफिक्स भी है क्योंकि एक साइड चेन हमारे पास है और इसे हम मिथाइल कहते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया था। यहाँ पे आप देखिए, इस ग्रुप को हम मिथाइल कहते हैं, इसको मिथाइल कहते हैं। सो आप यहाँ पे लिखोगे 2 मिथाइल, पहले हमने प्रीफिक्स लिखा, ये हमारा प्रीफिक्स है। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट में हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन है। मैं अपने मेन कार्बन चेन की बात कर रही हूँ, मैं हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसमें हमारे पास 4 कार्बन है तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूट और सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो हमारा सफिक्स क्या हो जाएगा, एन। सो ये हमारा हो गया वर्ड रूट और ये हो गया सफिक्स। सो यहाँ पे देखिए, इस वाले एग्जाम्पल में हमने प्रीफिक्स भी देखा, वर्ड रूट भी देखा, सफिक्स भी देखा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी 5th। यहाँ पे हमारे पास कोई प्रीफिक्स नहीं है तो हम सीधे वर्ड रूट लिखेंगे। 1 2 3 4 कार्बन का वी विल राइट ब्यूट और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया है इसलिए, और सिंस हम नंबरिंग भी हमें करना है 1 2 3 4, ये वाली नंबरिंग ही सही है क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हम लिखेंगे ब्यूट 1 आइन, या फिर आप 1 को ड्रॉप करके लिख सकते हो ब्यूटाइन। लेट्स सी द 6th क्वेश्चन में यहाँ पे हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप भी आ गया है। सो ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 कार्बन की। आप चाहो तो 1 2 3 4 5 ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन सिंस नंबरिंग करने में आसानी हो तो हम ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान देंगे कि आपके पास एक मिथाइल ग्रुप भी है और साथ में एक डबल बॉन्ड भी है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे नंबरिंग में, हमें प्रायोरिटी देना होता है डबल बॉन्ड को। इसलिए नंबरिंग करते वक्त हमें इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो डबल बॉन्ड है उसको लोएस्ट नंबर मिले, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैं उल्टा करूँगी तो इसे 4th नंबर मिलेगा। तो
वो जो नंबरिंग है वो सही नहीं होगा, तो यही हमारा सही नंबरिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सबसे पहले हम अपना प्रीफिक्स लिखेंगे जो कि है 4 मिथाइल। 4 नंबर पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। फिर हमें वर्ड लूट लिखना है 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए हम लिखते हैं पेंट। और सिंस हमारे सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है इसलिए हम लिखेंगे इन। सो ये हमारा हो गया पूरा नेम, जहाँ पे ये हमारा बताता है प्रीफिक्स, ये हमारा वर्ड रूट। ये बस मैं समझाने के लिए आपको लिख रही हूँ, आपको एग्ज़ाम में ये सब नहीं लिखना है, इस केवल आपको ये लिखना है ये पूरा। ठीक है, और ये हमारा हो गया सफिक्स। नाउ कम्स दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखिए हमें सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आप में से बहुत होंगे जो सोचेंगे कि इसे हम इथाइल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे और ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, जो कि गलत हो जाएगा। आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। इस वाले चेन में हमारे पास 6 कार्बन है और 1 2 3 4 5 और इस वाले में केवल 5। तो 6 सिंस हमारा जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है, इसलिए हमें नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग करनी होगी। ठीक है, और इसे हम मिथाइल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे। सो आप नंबरिंग यहाँ से करिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इस तरीके से नंबर करने पर इसे जो मिथाइल ग्रुप है उसे लोएस्ट नंबर मिल रहा है, दैट्स वाई। 1 2 3 4 5 6। अब हमें प्रीफिक्स क्या लिखना है, 3 मिथाइल। हमारे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 6 कार्बन है तो हम लिखेंगे हेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे एन। नाउ कम्स दिस। इसमें हमारा ये रहा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और यहाँ पे एक हेलोजन ग्रुप है। हेलोजन ग्रुप भी हमारा क्या होता है, प्रीफिक्स। और इसके लिए हम क्लोरीन के हम यूज़ करते हैं क्लोरो। ठीक है, हमें इसे लोवेस्ट नंबर देना होगा तो हम लिखेंगे 1 2 3 4। सो इट बिकम्स 1 2 3 4 2 क्लोरो। कार्बन हमारे पास कितने, 1 2 3 4, यानी ब्यूट एन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। एन क्यों लगाया, क्योंकि सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे अब देखिए हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वाले क्वेश्चंस आ गए। हमें फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देना होता है, इसलिए हम यहाँ से शुरू करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है हमारी चेन में और सेकेंड कार्बन पे हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहल ग्रुप। इसके लिए हम ओल सफिक्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे पेंट एन 2 ओल। ठीक है, पेंटेन 2 ओल। यहाँ पे आप ई को ड्रॉप कर दोगे क्योंकि 2 वॉवेल्स साथ में इंग्लिश में नहीं आते, इसलिए हम इस ई को नहीं लिखते। ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे पेंटेन 2 ओल। अगर आप नंबरिंग इस तरीके से करते तो आपके OH ग्रुप को ज़्यादा नंबर मिलता, यानी ये आपके फर्स्ट कार्बन से काफ़ी दूर हो जाता है, इसलिए हमने ऊपर वाली नंबरिंग को गलत किया है और नीचे वाली नंबरिंग को सही। अब यहाँ पे आइए, ये हमारा ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H इज कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन है तो हम लिखेंगे इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अल, इथानल। अल हमने यूज़ क्यों किया, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हमने एज अ सफिक्स यूज़ किया है। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स, ये हमारा प्राइमरी सफिक्स। यहाँ पे आप लिख लीजिए ये प्राइमरी सफिक्स, और ये हमारा वर्ड रूट। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, जिसके लिए हम ओइक एसिड यूज़ करते हैं एज अ सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप हमेशा सबसे लास्ट में आता है नेमिंग में। ठीक है, और यहाँ पे सिंस 3 कार्बन है 1 2 3, हमारे पास टोटल 3 कार्बन है, इसलिए हम लिखेंगे प्रॉप। सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम लिखेंगे एन, एंड ओइक एसिड, ओइक एसिड।
अगर मान लीजिए मैं नंबरिंग यहाँ से करती 1 2 3 तो फर्स्ट पोजीशन पे आता तो मैं लिखती यहाँ पे 1 ओइक एसिड, लेकिन आप 1 को ड्रॉप कर सकते हो तो आप सीधे लिखोगे प्रोपेनोइक एसिड। सिंस ई एंड ओ साथ में नहीं आएंगे तो आप ई को ड्रॉप कर दोगे एंड हमारा जो फाइनल नेम होगा वो बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। उसके बाद हमारे पास ये 12th क्वेश्चन है, जिसमें ये हमारे पास कीटोन का ग्रुप है, क्योंकि इसकी तरफ भी एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और इसकी तरफ भी एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। सो यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन है तो हम लिखेंगे प्रोपेनॉन। प्रोप हमने लिखा है प्रोपेनॉन। एन हमने इसलिए लगाया क्योंकि सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में, प्रोप का मतलब 3 कार्बन एंड ओन का मतलब हमारा फंक्शनल ग्रुप के लिए हम ओन यूज़ करते हैं एज अ सफिक्स। सो यहाँ पे मैंने आपको नेमिंग अच्छे से सिखा दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द ड्राइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। यहाँ पे कनेक्ट हमें पहला समझना है कि अगर हमें स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड का, तो हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, कनेक्ट ऑल द कार्बन एटम्स विथ सिंगल बॉन्ड, satisfy remaining valencies of carbon with hydrogen, and third is if available hydrogen atoms are insufficient then apply double or triple bond as per the requirement। इसे मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, हमें ड्रॉ करना है प्रोपेन का। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, एन का मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। इसका हमारे पास जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, यहाँ पे मॉलिकुलर फॉर्मूला इट इज C3H8। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 कार्बन बनाए। सबसे पहले कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड बनाना है, देन हाइड्रोजन से उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सारे हाइड्रोजन भी हमने यूज़ कर लिए और सारे कार्बन भी, तो ये हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर इथीन इज, इथीन के लिए अगर हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले आपको कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाना है, देन दोनों को आप एक हाइड्रोजन देंगे। अभी भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन बाकी है तो हमने इसे भी एक हाइड्रोजन दिया, इसे भी दिया। स्टिल आप देखिए हाइड्रोजन तो हमारे पास ख़त्म हो गए और इनकी वैलेंसी पूरी नहीं हुई, तो अभी हम यहाँ पे डबल बॉन्ड अप्लाई कर देंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार्बन का वैलेंसी पूरी हो रही है, 1 2 3 4, इसने 4 बॉन्ड बनाए और इसने भी 4 बॉन्ड बनना है, तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ इथीन भी ड्रॉ हो गया है। द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन, प्रोपाइन में सिमिलरली हमने 3 कार्बन बनाए। उसके बाद हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, यानी 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हमने यहाँ पे सारे हाइड्रोजन्स को यूज़ कर लिया। स्टिल इसका तो वैलेंसी पूरी हो गई, इन दोनों कार्बन की जो हमारी बॉन्ड्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे वैलेंसी, क्योंकि यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पे इसको ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। अब इस कार्बन के लिए आप बॉन्ड्स गिनो 1 2 3 4, इसकी भी बॉन्ड्स पूरे हो गए और इस कार्बन के लिए भी 1 2 3 4। दैट मीन्स ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया प्रोपाइन का। नाउ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर साइक्लोहेक्सेन इज रिप्रेजेंटेड एज अ हेक्सागन। अब साइक्लोहेक्सेन है तो हमें 6 कार्बन एटम को साइक्लिक फॉर्म में रखना है। तीन 1 2 3 4 5 एंड 6 ये हमारे पास कार्बन हो गए और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, यानी हर इस तरीके से हाइड्रोजन इनके साथ अटैच्ड है। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्योंकि सारे इक्विप हो गए। आप हर कार्बन के बॉन्ड्स गिनना, अगर वो 4 बॉन्ड्स बना रहा है दैट मीन्स इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। 1 2 3 4 इस कार्बन के लिए भी, इस कार्बन के लिए भी सेम। सो दिस इज द साइक्लोहेक्सेन, स्ट्रक्चर फॉर द साइक्लोहेक्सेन। नाउ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर द बेंजीन। बेंजीन के लिए बस आप अभी इतना समझ लीजिए कि हमें इसे इस तरीके से बनाना है। ये आप अपने हायर क्लासेस में इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड बनता है, इसको बस आपको लर्न कर लेना है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द
नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है? अ होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सिमिलर होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होता है। इन विच सक्सेसिव कंपाउंड्स ग्रुप डिफर बाय द CH2 ग्रुप, और हर ग्रुप्स के जो कंपाउंड्स है वो डिफर करते हैं CH2 ग्रुप में। अगर आप एग्जांपल में बताऊं, जैसे मान ली यहाँ पे लिया मैंने मीथेन और यहाँ पे हमारे पास इथेन, यहाँ पे CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ग्रुप का डिफरेंस आपको सक्सेसिव मिलेगा। आपने अपने मैथ्स में AP पढ़ा होगा जिसमें हमें एक कॉमन डिफरेंस मिलता है, वैसे ही यहाँ पे हर सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। इन्हीं को हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। इनकी अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ऑल मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। इनका जनरल फार्मूला सेम होता है। जैसे अगर मैं अल्केन वाला ग्रुप लेकर के आपको बताऊं तो ये होता है CnH2n+2। यहाँ पे हर एक कंपाउंड अगर आप n की जगह पे 1 यूज़ करोगे तो ये हमारा हो जाएगा CH4, ठीक है, C2H6। तो यहाँ पे CH2 ग्रुप से ये आगे बढ़ रहे हैं, तो दे हैव द सेम जनरल फार्मूला। सो इसलिए आपका जो अल्कीन एंड जो अल्काइन है वो होमोलोगस सीरीज़ हैं आपस में, ठीक है। अल्केन का अलग एक होमोलोगस सीरीज़ है, अल्कीन का अलग है एंड अल्काइन का अलग। सेकेंड प्रॉपर्टी इज 2 एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय CH2 ग्रुप, जो कि मैंने आपको समझा दिया। 2 एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ 14 यूनिट। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट नॉट फिजिकल। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। सो नाउ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। So structural isomerism is those compound with identical molecular formulas but different structures. इनके molecular formula तो same होते हैं but इनके structures different होते हैं। For example, अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये 4 कार्बन का एक कंपाउंड है। अगर हम इसका molecular formula लिखें तो it will be C4H, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 हाइड्रोजन एंड 4 कार्बन है। सो दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10। लेकिन अगर हम इसी कंपाउंड को देखें, यहाँ पे भी हमारे पास 4 कार्बन है, सो C4, एंड यहाँ पे हमारे पास 10 हाइड्रोजन है H10, लेकिन इनका स्ट्रक्चर कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है वो एज अ ब्रांच सब्सटीट्यूट की तरह यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन एंड 1 2 3 4 यहाँ पे 4 कार्बन। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूलाज तो सेम है बट इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। सो इसी को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 बट देयर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इज डिफरेंट। इनका स्ट्रक्चरल जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, इसलिए ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं विच इज़ सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। अब हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं जिसमें से हमारे पास पहला है इथानॉल। इथानॉल इज़ एन अल्कोहल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे OL जो हमारा लगा है वो अल्कोहल ग्रुप है। सो यहाँ पे इथानॉल हमारा 2 कार्बन का कंपाउंड है जिसमें एक OH ग्रुप है और ये हमारा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ। सो आप इसको C2H5OH भी लिख सकते हैं। सो इथेनॉल का जो प्रॉपर्टीज़ है, मेल्टिंग पॉइंट इज़ 156 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 351 केल्विन। साथ ही में इथेनॉल इज़ सल्यूबल इन वाटर एंड इट हैज़ अ बर्निंग टेस्ट। अगर हम यूजेस ऑफ इथेनॉल देखें, सो इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड कॉस्मेटिक्स, ऑल्सो इन अल्कोहलिक बेवरेजेस। It is also used as a laboratory reagent and in medicines and tonics. ये uses आपको याद कर लेना है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। Also we will discuss the chemical properties of ethanol. यहाँ पे हमारे पास 2 chemical reactions है, 2 properties. First, it reacts with sodium to form sodium ethoxide and hydrogen. पहले ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम इथॉक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन। यहाँ पे आप देखिए इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड। यहाँ पे Na ने H को रिप्लेस करके यहाँ पे ये आ गया है और हाइड्रोजन यहाँ पे एज ए गैस रिलीज हुई है।
Our second reaction is when it is heated with H2SO4, concentrated H2SO4 at 443 Kelvin, it is dehydrated to ethene. यहाँ पे जब हम एथेनॉल को कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये इथीन में कन्वर्ट हो जाता है C2H4 और साथ में वाटर रिलीज होता है. सो दिस इज द सेकेंड रिएक्शन. सो ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज थी इथेनॉल की. अब हम नेक्स्ट कंपाउंड को देखते हैं विच इज़ इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड हमारा ये है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं. इथेनोइक एसिड हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है. ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है. सो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज एसिटिक एसिड. इसे हम कॉमनली एसिटिक एसिड कहते हैं. और साथ में ये 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar, which is used as a preservative in pickle. हम अचार में एज ए preservative acetic acid को यूज़ करते हैं. साथ में melting point is 290 Kelvin, so it freezes during the winter. कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक इन नेचर. जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो वीक होते हैं नेचर में. नाउ कम्स द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड की हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं. हमारे पास यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ है इसकी. यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर और भी रिएक्शंस आते हैं जैसे एस्टरिफिकेशन, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन. ये सपोनिफिकेशन रिएक्शन और एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं. फर्स्ट, इट्स रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम इथानोएट. ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथानोएट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन भी बनाता है. So, ethanoic acids react with sodium to form sodium ethanoate. यहाँ पे NaNH को रिप्लेस कर दिया है और यहाँ पे हमारा बन रहा है CH3COONA which is sodium ethanoate. Similarly, हमारे जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसमें इट्स रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट. अब ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म सोडियम इथानोएट. हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो जब भी सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम इथानोएट ही बनाएगा, जैसे हमारे इस रिएक्शन में भी बन रहा था. बट साइड कंपाउंड इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलेगा. ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इथेनोइक एसिड्स रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म सोडियम इथानोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. In the third reaction, it reacts with sodium bicarbonate. So since it's reacting with the compound of sodium, so हमारा जो मेन कंपाउंड बनेगा वो सोडियम इथानोएट ही बनेगा यहाँ पे, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होंगे. आई होप कि ये सारी रिएक्शंस आपको समझ में आए. अभी आपको बस इन्हें रिमेंबर कर लेना है, आपको बस इसके मेन प्रोडक्ट्स याद कर लेने हैं. नाउ द सेकेंड, यहाँ पे आप देखिए एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कंपाउंड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इथेनोइक एसिड है, इसको हम एथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म एस्टर एंड वाटर. यहाँ पे हम एस्टर बनाते हैं जिसे आप ईस्टर भी कहते हो, और साथ में यहाँ पे बनता है वाटर. ये जो एस्टर है एक प्लेजेंट स्मेलिक सब्सटेंस है, इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए इसे हम परफ्यूम में भी यूज़ करते हैं. तो आपको क्या याद रखना है, व्हेन एथेनोइक एसिड्स रिएक्ट विद इथेनॉल इट्स फॉर्म एस्टर विच इज, जिसका केमिकल मॉलिकुलर जो फॉर्मूला है वो है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3. नाउ कम द सपोनिफिकेशन रिएक्शन. इसमें हम एस्टर जो हमने बनाया था उसको हम रिएक्ट कराते हैं एक बेस के साथ. यहाँ पे हमने बेस यूज़ किया है NaOH. सो इट फॉर्म इथेनॉल. ये हमारा दोबारा से यहाँ पे इथेनॉल बना देता है और साथ में हमारे पास बनता है सोडियम इथानोएट. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें हम एस्टर और बेस को रिएक्ट करवा करके इथेनॉल बनाते हैं और साथ में सोडियम इथानोएट भी बनता है. So the next topic that we have is denatured alcohol. Denatured alcohol is a form of alcohol which is unsuitable for consumption. Why we have done this? To prevent the misuse of alcohol, it is intentionally altered by incorporating toxic substances like methanol and pyridine as well as color dye. हम इन सब का यूज़ करके हम अल्कोहल को अनफिट बना देते हैं कंजम्पशन के लिए, सो दैट इसका मिसयूज़ प्रिवेंट कर सके. इसके लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, मेथनॉल, पायरिडीन या फिर कलर डाई. Okay, so this is what we called it as denatured alcohol. Now the 12th topic we have is chemical properties of carbon compounds. Chemical properties हम देखेंगे कार्बन कंपाउंड्स का. हमने अपने इंपॉर्टेंट कंपाउंड देख लिए जिसमें हमने इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल को समझा था. अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर रहे हैं विच इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कंबंशन.
Carbon compound is generally burned in air to produce carbon dioxide and water and release heat and light energy. जो कार्बन के कंपाउंड्स है वो जनरली एयर में बर्न करते हैं टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी. यहाँ पे जैसे मीथेन बर्न्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट. आपको ये दो मेन कंपाउंड है उसको याद रखना है, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. Now the second reaction is oxidation. In oxidation, alcohols can be converted to carboxylic acid by oxidizing them using alkaline potassium permanganate or acidified potassium dichromate. They add oxygen to the reactant, thus called the oxidizing agent. यहाँ पे जो अल्कोहल्स हैं ये हमारे पास एक कार्बन का ही तो कंपाउंड है जिसमें OH का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है. सो अल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. हम इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करके. हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट. Why they are called oxidizing agent? Because they add oxygen to the reactant, thus they are called oxidizing agent. यहाँ पे जैसे हमने लिया एथेनॉल में जब हम अल्कलाइन KMnO4 विच इज़ द पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड करेंगे और साथ में हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. और अगर हम एथेनॉल में एसिडिफाइड K2Cr2O7 विच इज़ द पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऐड करेंगे और साथ में हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो आप दोनों में से किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करके एथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करा सकते हो, यानी ऑक्सीडाइज करा सकते हो. सो यहाँ पे बस आपको इन दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेम लर्न कर लेना है. फिलहाल के लिए ये रिएक्शन आपको उतनी समझ में नहीं आएगी, बट अब अपने हायर क्लासेस में इन रिएक्शंस को बहुत ही डिटेल में समझोगे. तो अभी के लिए आप इन्हें बस लर्न कर लीजिए, आपको इतना ही अभी समझना है. थर्ड इज़ द एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन इज एडेड टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल एज अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं वो जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं. ओके, सो कैटलिस्ट की तरह हम पैलेडियम या फिर निकल को यूज़ करते हैं. और हम यहाँ पे जैसे हमने लिया एक अनसैचुरेटेड कार्बन का कंपाउंड, हमने इसमें निकल कैटलिस्ट को ऐड किया और साथ में हाइड्रोजन प्रोवाइड किया. तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने जितने हाइड्रोजन हमने दिए उतने अल्काइल ग्रुप इसने रिप्लेस कर दिया और अनसैचुरेशन को हटा दिया. अब यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो इट हैज़ बिकम सैचुरेटेड कंपाउंड. ओके, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे वेजिटेबल ऑयल आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी यूजिंग दिस प्रोसेस. ये जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है और वेजिटेबल घी is a saturated compound. So saturated fatty acids are harmful for health and oil with unsaturated fatty acids should be used for cooking. ठीक है, जो हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है वो हार्मफुल होते हैं, इसलिए हमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का यूज़ करना चाहिए कुकिंग के लिए. Now the fourth reaction is substitution reaction. In a saturated hydrocarbon, the hydrogen attached to the carbon can be replaced by another atom और ग्रुप ऑफ एटम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट की प्रेजेंस में हम कार्बन के जो कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया है, तो हम हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह पे कोई अनदर एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम को ऐड कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे हमने क्लोरीन को यहाँ पे अगर हम रिएक्ट करवाएंगे मीथेन के साथ तो यहाँ पे बनेगा CH3Cl एंड HCl और यहाँ पे सनलाइट रिक्वायर्ड है क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी. यहाँ पे आपने देखा, मान लीजिए ये कार्बन है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन था और यहाँ पे हमारे पास 2 Cl थे. तो एक Cl ने एक यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा दिया और ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ मिलकर के HCl बना देगा और ये वाला जो एक Cl था वो यहाँ पर आकर के CH3Cl बनाएगा. ओके, नाउ कम्स दी हमारा 13th टॉपिक विच इज़ सोप एंड डिटर्जेंट. सोप एंड डिटर्जेंट हमें पढ़ना है, उससे पहले हम एक और कंसेप्ट पढ़ लेते हैं विच इज़ हार्ड वाटर. व्हाट is called a hard water. So water containing high concentration of minerals, primarily salts of calcium and magnesium, which prevents the soap from leathering easily, is called hard water. So ऐसे सब जो हमारे वाटर्स होते हैं जिनमें कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की सॉल्ट्स का जो कंसनट्रेशन है अगर वो ज़्यादा होता है तो वैसे वाटर्स को हम हार्ड वाटर कहते हैं, क्योंकि उसमें जो हमारा सोप है उसमें लेदरिंग ईजिली नहीं होती. जैसे जो साबुन है उसका झाग ईजिली नहीं बन पाता हार्ड वाटर में.
Now, let's discuss the soap and detergent. Soap is a sodium and potassium salt of carboxylic acid with long chain. जो हमारा सोप है वो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बात आपको ध्यान में रखना है. एंड इट हैज़ अ लॉन्ग चेन, लॉन्ग कार्बन की चेन से जुड़ा होता है. साथ में सोप्स आर इफेक्टिव विथ सॉफ्ट वाटर ओनली एंड इनइफेक्टिव विथ हार्ड वाटर. जो सोप्स हैं वो केवल सॉफ्ट वाटर के साथ इफेक्टिव होते हैं, हार्ड वाटर के साथ नहीं. सॉफ्ट वाटर जिसमें हमारा जो मिनरल कंटेंट है वो लो हो, और हार्ड वाटर में अभी हमने देखा कि हमारे पास जो मिनरल कंटेंट्स हैं जैसे सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हाई होते हैं. ऑल्सो डिटर्जेंट्स आर अमोनिया और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. जो डिटर्जेंट है वो अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अनलाइक सोप विच इज सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. With a long chain, they are effective with both soft and as well as hard water. ये जो डिटर्जेंट्स हैं वो इफेक्टिव होते हैं both soft water and hard water के साथ, दोनों के साथ ही. ज़रा हम यहाँ पे देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल. यहाँ पे आप देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल. This is our head which is called hydrophilic head and this is hydrophobic tail. ये जो tail है ये पानी के साथ अटैच नहीं करती, जबकि हाइड्रोफिलिक मतलब ये जो चीज़ है, ये जो हेड है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करती है, वाटर को ये पसंद करती है. जो हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है डरना. दैट मीन्स ये जो हमारी जो कार्बन की चेन है, जो हाइड्रोफोबिक टेल है, वो पानी के साथ अटैच नहीं होती, ये डर्ट्स के साथ अटैच होती है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनके साथ. दिस इज़ द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज़ द आयनिक पार्ट. ठीक है, ये सोप का मॉलिक्यूल है तो ये सोडियम का Na पॉजिटिव वाला पार्ट है. अब समझ लेते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. एक सोप जो है वो डर्ट को कैसे रिमूव करता है उसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं. मोस्ट डर्ट इज ऑयल इन नेचर एंड द हाइड्रोफोबिक एंड अटैचेज इट सेल्फ विद डर्ट which while the ionic end is surrounded with the molecules of water. This result in formation of radial structure called micelles. एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए कोई डर्ट का मॉलिक्यूल है यहाँ, और ये जो टेल है ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, मतलब ये पानी के साथ तो इंटरेक्ट नहीं करती बट डर्ट को ये पसंद करती है तो यहाँ पे जाके चिपक जाती है. वैसे ही जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे वो सारे अपने टेल्स को इस डर्ट के साथ चिपका लेंगे, और जो Na पॉजिटिव पार्ट है जो कि वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है और इसलिए यहाँ पे एक रेडियल स्ट्रक्चर बन जाती है. मान लीजिए ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है. सो दिस रेडियल स्ट्रक्चर को हम मिसेल्स कहते हैं. An emulsion is thus formed by soap molecule. The cloth need to be mechanically agitated to remove the dirt particle from the cloth. अभी हम इसके क्लिनजिंग मैकेनिज्म को डायग्राम से भी समझेंगे. पहले एक ये टॉपिक पढ़ लेते हैं स्कम. द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर रिएक्ट्स विद सोप मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड स्कम and thus obstructing the cleansing action. So use of detergents overcome this problem as the detergent molecule prevents the formation of insoluble product and thus clothes get clean. यहाँ पे जो सोप है वो हार्ड वाटर में इनइफेक्टिव हो जाता है, इसलिए जो डिटर्जेंट है वो ओवरकम करता है इस प्रॉब्लम को, बिकॉज इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जिसे हम स्कम कहते हैं एंड दस क्लोथ्स गेट क्लीन. दैट्स वाई वी प्रिफर डिटर्जेंट्स ओवर सोप. Now let's understand the cleansing action of detergent और सोप. यहाँ पे देखिए, मान लीजिए सरफेस जो है वो आपका कपड़ा है, इट इज़ अ क्लोथ, और क्लोथ के ऊपर ग्रीस लगा हुआ है. मान लीजिए कोई ऑयली प्रोडक्ट आपका लग गया, उस ग्रीस की वजह से यहाँ पे जो हमारे पास एटम्स थे, आई मीन जो मॉलिक्यूल, जिसमें एक हमारे पास हाइड्रोफिलिक पार्ट था जो कि आयनिक पार्ट था जिसे Na पॉजिटिव, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट था जो कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट था, वो आ करके अटैच हो जाएंगे ग्रीसी सरफेस से. क्योंकि ये जो टेल है वो पानी को पसंद नहीं करते, वो ऑयल को पसंद करते, तो ऑयल के पास आ जाएंगे सारे टेल्स. जैसे यहाँ पे देखिए सारे टेल्स आकर के चिपक गए इस ग्रीस से, और ये वाला जो आयनिक पार्ट है वो वाटर के इंटरेक्ट में है. तो जैसे जैसे यहाँ पे भी वाटर आता जाएगा और ये जो डर्ट है वो ऊपर उठता जाएगा, और धीरे 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 ये प्रोसेस होते रहेगी. दस दिस रेडियल स्ट्रक्चर मिसल्स इनफॉर्म्ड एंड जो जितने भी हमारे सरफेस थे उस पर से ये जो दाग है, जो ऑयल है, वो हट जाएगा. सो दिस इज़ हाउ द क्लींजिंग एक्शन टेक्स प्लेस. यहाँ पे आप देखिए सोप और डिटर्जेंट डिजोल्व्स इन वाटर. सेकेंड, सरफेंट
Surfactant ions oriented themselves in the grease and water. Agitation begins to separate grease from the surface, and thus the process continues and cleansing is complete. तो विद दिस हमारे पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हैं। तो चलिए एंड करते हैं इस चैप्टर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यहाँ पे हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको इस चैप्टर की नोट्स आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।